नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस पढ़ रहे हैं हम और फिजिक्स का आज का पार्ट है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है। तो देखो, जैसे मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति चलता है और यहां तक पहुंचता है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। यहां से चला ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे व्यक्ति पहुंच गया, यहां से यहां तक। ये मान लीजिए कुल दूरी है 5 किलोमीटर। ए से और बी के जो बीच की कुल दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो कोई व्यक्ति चल रहा है, यहां से चला यहां तक आ गया और यहां से फिर आधी दूर तक वापस यहाँ आ गया है। ये मिडिल है, यहां तक आ गया। तो यदि पूछा जाए कि व्यक्ति कितनी दूर चला, कितनी दूरी तय करता है, व्यक्ति कुल कितनी दूरी तय करता है, तो कितना हो जाएगा? 5 तो यहाँ से ए से बी तक प्लस आधा वापस यहाँ तो 2.5, तो ये हो जाएगा टोटल 7.5 किलोमीटर। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तो कितनी हो जाएगी? 7.5 किलोमीटर। अब यदि पूछ लिया जाए कि व्यक्ति का विस्थापन कितना है, व्यक्ति का विस्थापन, तो विस्थापन होता है जहां से चलना शुरू होता है उस बिंदु से जहां पर अभी वर्तमान में स्थित है उस बिंदु के बीच की सीधी दूरी, बीच की सीधी सीधी दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसका? केवल और केवल 2.5 किलोमीटर। आई बात समझ में? फिर देखिए, जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी, कुछ ना कुछ दूरी जरूर होगी। अब देखिए, ये पॉइंट है ए, यहां से कोई गाड़ी चलती है और इतना चक्कर काटती हुई वापस यहाँ आके रुकती है वो, ये पॉइंट है बी। ये गाड़ी मान लो यहाँ से जो पूरा तय करी है रास्ता, इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर, और ए से बी के बीच की जो सीधी दूरी है यहां से यहां तक, ये है 1 किलोमीटर। तो इस गाड़ी का जो विस्थापन कहलाएगा, विस्थापन तो होगा 1 किलोमीटर, और तय दूरी कितनी हो जाएगी? तय दूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर। तो ये बात ध्यान रखनी है, विस्थापन होता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, तो विस्थापन होता है। और तय दूरी कितनी होती है? जितना वो आदमी या गाड़ी दूरी तय करती है, दूरी चलती है। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, बल, त्वरण, वेग। तो देखो, जो अदिश राशि होगी, अदिश राशि कौन सी इसमें? दूरी। दूरी कैसी है? अदिश राशि है। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जबकि बल, वेग और त्वरण तीनों धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। लेकिन जो दूरी है, दूरी सदैव कैसी होगी? धनात्मक ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो क्या क्या है, रिक्त स्थान का प्रयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने, तो समग्र गति का वर्णन करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? दूरी का, क्योंकि समय के सापेक्ष करते हैं, किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का
पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विस्थापन का। मैंने बताया प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी कहलाती है विस्थापन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दूरी और विस्थापन। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और समय का गुणनफल, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है दूरी, विस्थापन, संवेग, गति। तो वेग और समय का गुणनफल क्या होगा? विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। समय इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो वेग गुणा समय किसके बराबर हो जाएगा? विस्थापन के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तय की गई दूरी यदि शून्य है तो विस्थापन भी कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि दूरी ही तय नहीं करेगा तो विस्थापन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो रिक्त स्थान। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, तय की गई कुल दूरी शून्य है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। तो देखो यहां से कोई वस्तु को फेंक रहा है, वस्तु यहां तक आती है, ये ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। यहां से यहां तक जाती है वस्तु और वापस जहां से फेंका जाता है वहीं पे नीचे आ जाती है। तो इसके द्वारा जो तय दूरी होगी, जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 100 मीटर तो ऊपर जा रही है और 100 मीटर वापस नीचे आ रही है, तो 100 प्लस 100 200 मीटर। तय दूरी कितनी होगी? 200 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। तो स्टार्ट भी यहां से हो रही है और वापस भी यहीं आ रही है, तो सीधी दूरी कितनी हो जाएगी? 0। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, नेक्स्ट है चाल, वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है, तो कौन सा कथन सही है? कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। जी नहीं, स्थिति बदल रही तो वेग शून्य नहीं हो सकता। कहा जाता है कि वह गतिशील है। समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है? वो गतिशील है, वो गति में है, गतिज अवस्था में मौजूद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात करें। तो चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय होता है। गति पूछा है तो गति मान लो चाहे चाल मान लो, बात एक ही है। दूरी कितनी? 288 मीटर। समय ले रहा है वो 60 सेकंड। अब ये मीटर में और समय सेकंड में, और आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में देना है हमें, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें भाग देना है। सबसे पहले 6 का भाग दो, इसमें 10 बार, 6 चौक 24, 4 बच गया, 6 7 42, 6 8 48, 48 बटा
10, एक जीरो से काट दी, बीच में लग गया दशमलव, तो 4.8 मीटर प्रति सेकंड आंसर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 4.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये पुल है, यहां से इसकी दूरी है 90 मीटर, और वो कह रहा है कि एक छोर से दूसरे छोर पे तैरती है। किरण यहां से चलेगी और यहां तक आई, और फिर वापस यहां से यहां आ गई, एक चक्कर हो गया। फिर दोबारा यहां से चली यहां तक, और यहां से फिर वापस यहां तक आ गई जहां से उसने प्रारंभ किया था, और 2 बार में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 360, यानी 90, फिर वापस 90 का 180, फिर दूसरे राउंड में 90 और वापस 90 का 180, तो टोटल कितना हो गया? 360 मीटर की दूरी तय कर रही है। अब देखो, यहाँ ए पॉइंट से चली थी बी पॉइंट तक, फिर वापस ए पे आती है, फिर बी पे जाती है, और फिर वापस ए पे आती है, तो जो उसका विस्थापन होगा, विस्थापन कितना होगा उसका? 0 होगा, क्योंकि अंत में वो कहाँ है? जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो विस्थापन कितना हुआ? 0। तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा भाई? वेग अभी मैंने बताया था, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन अगर 0 है तो वेग भी 0 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का त्वरण इसके रिक्त स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। जो त्वरण है, त्वरण क्या कहलाता है भाई? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाएगा भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो वस्तु के, जो वस्तु की स्थिति है उसमें परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष उसके परिवर्तन की दर जो है, वो क्या कहलाएगी भाई? वो वेग कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फ्रेम के संदर्भ में समय का फंक्शन है और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है, वो पूछा गया है, तो क्या कहलाएगा? वो वेग कहलाएगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ वस्तु का जो वेग दिखाएगा वो क्या कहलाएगा भाई? ग्राफ, वो कहलाएगा समय वेग समय ग्राफ। इधर वेग दर्शाएगा और ये समय दर्शाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए समय अंतराल के दौरान। औसत चाल और औसत वेग जो वस्तु की गति दर्शाता है, वो कब दर्शाता है? तो दिए गए जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल के दौरान औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। यानी कि वस्तु की गति का पता कैसे करेंगे हम? औसत चाल और औसत वेग से। नेक्स्ट,
एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति रिक्त स्थान गति का एक उदाहरण है। भीड़ भाड़ वाली कोई जगह है, सड़क है, उसके ऊपर बस की गति कैसे होगी? कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, फिर कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, क्योंकि बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है। तो वो गति कैसी होती है भाई? तो वो गति असमान होती है, कभी ज्यादा और कभी कम असमान गति होती है। एक समान गति नहीं होगी, रेखीय गति नहीं होगी, वृत्तीय गति भी नहीं होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असमान गति। नेक्स्ट देखो, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। तो मैंने बताया था चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को लिखते हैं एस से, स्पीड, दूरी को डिस्टेंस डी से, और समय को टी, टाइम। तो क्या हो जाएगा भाई? एस बराबर डी अपॉन टी। एस बराबर डी अपॉन टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु रिक्त स्थान, वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, वस्तु में प्रतिवर्ती त्वरण हो, या वस्तु में शून्य त्वरण हो। तो वस्तु का तात्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे भाई? तो जब बराबर होंगे जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा? वेग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वापस से वही, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा? वेग। दोनों अलग अलग आए हैं। ये एएलपी टेक्नीशियन 29/8/18 को है, और ये 5/12/18 को है। दोनों अलग अलग है, शिफ्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वही, विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे रिक्त स्थान में कहा जाता है। समय अंतराल समान है और दूरी असमान है, इसे क्या कहा जाएगा भाई? इसे कहा जाएगा असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति, या फिर गुणन गति। तो यदि समान गति होती तो समान समय अंतराल में दूरी भी समान तय होती। समय समान है और दूरी अलग अलग है, तो कौन सी गति कहलाएगी? असमान गति। किसी में तेज गति है, किसी में कम गति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को रिक्त स्थान कहा जाता है। कोई दिशा है, दिशा के अंदर वस्तु गति कर रही है निश्चित में, तो क्या कहलाएगा? गति, विस्थापन, वेग, या फिर चाल। तो क्या कहलाएगा? निश्चित दिशा में वस्तु की गति वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? संवेग, विस्थापन, वेग, या फिर बल। चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, कौन सी मात्रा करती है भाई? वो करती है वेग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? निश्चित दिशा में बढ़ रही है और क्या हो रहा है? वस्तु में गति हो रही है, तो क्या कहलाएगा भाई? ये वेग, गति, त्वरण, समय। तो निश्चित दिशा में वस्तु की गति कहलाती है वेग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए वापस, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। वापस से पूछ लिया, त्वरण, बल, वेग, या फिर चाल। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा होता है भाई? जैसे यहां से कोई वस्तु फेंकी जा रही है, ये क्या है? इसकी
सीधी दूरी है, लेकिन जो वस्तु फेंकी जाएगी वो कैसे फेंकी जाएगी, किसी कोण पर बनाते हुए। तो जो ये पथ जो बनेगा इसे क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल। और जो यहाँ से मोशन होगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। चलो क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन है देखो, किस कोण पर फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। कौन सा कोण है, यहां से कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो किस कोण पर फेंकी जाए कि वो जो वस्तु है वो सर्वाधिक दूरी तय करे। तो हमेशा तो 45 डिग्री पे फेंकी जाती है वस्तु, वो सर्वाधिक दूरी तय करती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 45 डिग्री पर फेंकी गई वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करती है। नेक्स्ट, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है सरल रेखा, परवलय, वृत्त या फिर अति परवलय। तो जब भी कोई प्रक्षेप्य है उसका पथ जो होता है वो कैसा होता है, परवलय आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी, परवलय। अब देखो, जब भी जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें जो खिलाड़ी होता है वो भाले को हमेशा 45 डिग्री पर फेंकता है, तभी वो भाला उसकी अधिकतम दूरी तय करता है। लेकिन जो भारत का जो भाला फेंक का खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जेवेलियन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, तो उनका जो अभी गेम हुआ था, उन्होंने जो भाला फेंका था उसमें बताया गया कि उन्होंने 45 डिग्री पर भाला नहीं फेंका, उन्होंने कुछ अलग कोण पर भाला फेंका जो अधिकतम दूरी तय करा था। तो ये इसमें अपवाद हो सकता है, लेकिन जो साइंस के हिसाब से है अधिकतम दूरी कब तय करेगा, जब वो 45 डिग्री पर फेंका जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट है त्वरण, एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर क्या होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर, क्या मतलब हुआ इसका, वेग में परिवर्तन बटा समय एक किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। कैसी राशि होती है ये, तो ये सदिश राशि होती है भाई, त्वरण सदिश राशि है। और मीटर प्रति सेकंड में, हाँ त्वरण को किसमें मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। चलो आगे, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब देखो वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है इसमें, अंतिम वेग क्या होगा इसका, v, और प्रारंभिक वेग u बटा t। वेग में परिवर्तन यही होगा, जो अंतिम वेग है उसमें से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और किसका भाग देंगे हम, समय का। अंतिम वेग कितना है इसका, 10 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना ले रहा है वो 5 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 5/5, 5 से एक बार तो कितना हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, m 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है।
m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो देखो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, वो पहले बक्से का द्रव्यमान कितना है m1 और बल लग रहा है 5 न्यूटन। एफ बराबर एम ए होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल कितना दे रखा है भाई 5 न्यूटन, तो 5 बराबर m1 गुणा त्वरण कितना है 10। m1 बराबर क्या हो जाएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2 किलोग्राम। फिर m2 पे आते हैं। m2 किलोग्राम पे भी समान बल लग रहा है, यानी भाई 5 न्यूटन का बल लग रहा है। m2 इंटू त्वरण कितना दे रखा है इसमें 20। m2 बराबर 5/20, 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी 1/4 किलोग्राम। m1 और m2 दोनों आ गया। अब वो कह रहा है बाद में कि यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, एक दूसरे के साथ बांधने के तो दोनों का द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा भाई 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया 4। 2 का भाग 4 में 2 बार, 1 से गुणा किया तो 2। इधर 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 से गुणा किया तो 1, तो ये आ गया 3/4। 3/4 किलोग्राम। अब फिर आगे चलो, बाद में वो कह रहा है उन पर समान बल लगाया जाए, यानी बल फिर वापस से कितना लग रहा है भाई 5 न्यूटन का, तो त्वरण कितना होगा। तो वापस से एफ बराबर एम ए। एफ कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, एम कितना है आप द्रव्यमान 3/4 किलोग्राम और त्वरण में ज्ञात करना है। 3/4 का पक्षांतरण करेंगे इधर पूरे का, तो 3 तो भाग में आएगा और 4 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो त्वरण एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 4/3 यानी 20/3। भाग दे दो 20 में 3 का, 3 6 18.2 बच गया। फिर वापस से 3 6 18 तो 6.66 मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या है 6.67, 1.67, 5.67 और 4.67। तो 6 को राउंड फिगर में उसने कितना कर दिया 6-7, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। एफ बराबर एम ए। बल कितना लग रहा है भाई 21 न्यूटन, द्रव्यमान कितना 3 किलोग्राम, त्वरण पूछा गया है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा भाई 21 यानी कि बल बटा द्रव्यमान 3, तो 3 एकम 3, 3 7 21, तो 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी राइट आंसर। मैं पहले बता दूंगा, जो ये प्रति सेकंड स्क्वायर है यही ऊपर जाके क्या बन जाता है माइनस में घात बन जाती है,
तो 7 मीटर सेकंड की पावर -2, तो ये हो जाता है, इसलिए इसको माइनस में ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है, v माइनस यू अपॉन टी। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? F बराबर ma। बल कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। द्रव्यमान कितना? 10 किलोग्राम। और त्वरण पूछा गया है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो त्वरण कितना आ जाएगा भाई? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण कितना होता है भाई? ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है भाई? अंतिम वेग कितना? 16 माइनस प्रारंभिक वेग 6 बटा समय कितना? 5। 16 में से 6 गया तो 10 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द्रव्यमान का कोई काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ऑप्शन वेग, संवेग, बल या फिर दूरी। तो जो नकारात्मक त्वरण है ये किसकी दिशा के विपरीत होता है भाई? तो ये वेग के विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वेग के विपरीत जो त्वरण होता है वो नकारात्मक त्वरण कहलाता है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, कार दौड़ रही है तो त्वरण शून्य नहीं हो सकता। कार का वेग शून्य नहीं हो सकता। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो समान तल पर चल रही है और नियत त्वरण पर दौड़ रही है कार, तो कौन सा कथन सही होगा भाई इसमें? तो त्वरण निरंतर नहीं बदल रहा, क्योंकि दे दिया कि समान नियत त्वरण पर, तो त्वरण भी नहीं बदलेगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? एक समान गति से गति कर रही है तो त्वरण ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर परिवर्तनशील। तो समान गति से जो गति कर रही है तो त्वरण क्या हो जाएगा इसका? शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। अब समान गति से गति कर रही है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? उसका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 36 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। तो त्वरण कितना हो जाएगा? ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो इसमें जो गति दे रखी है वो किसमें है? किलोमीटर प्रति आवर में, वेग किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा इसको। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 5/18 से गुणा करते हैं। तो पहले तो 18 को 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये 5 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया u का मान। फिर है v का मान, तो v का मान कितना हो जाएगा? 36 गुणा 5/18, 18 का 18, 18 दूनी
36, तो ये कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण कितना होगा भाई, प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग 10 माइनस प्रारंभिक वेग 5 बटा समय कितना है 5 सेकंड, 5/5, ये भी एक बार ये भी एक बार, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। वापस से त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। u का मान कितना है 18 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, 18 से 18 एक बार, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर v का मान कितना 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा, 18 का 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण बराबर v कितना 20 माइनस u 5/5, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15/5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना आ जाएगा भाई, कहाँ गड़बड़ हुई, समय 10 सेकंड है भाई। 15/10, तो 10 का भाग 15 में देंगे, बीच में पॉइंट लगेगा, एक जीरो है तो एक हम छोड़ के पॉइंट, तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अलग से लिख लीजिए भाई, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए तो किससे गुणा किया जाता है 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास, 30 किलोग्राम द्रव्यमान है, लोहे का गोला है, उसका व्यास दिया है 10.5 किलोग्राम, नहीं व्यास नहीं दिया भाई, ये दे रखा है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे के जो गोले का व्यास है तो 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों के व्यास क्या है बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, तब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका रिक्त स्थान समान होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है देखो, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो उनका क्या समान होगा भाई, तो उनका जो त्वरण है वो त्वरण समान होगा, दोनों गोलों का जो त्वरण है वो समान होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर। चलो आगे, शून्य त्वरण का अर्थ रिक्त स्थान है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो शून्य त्वरण का क्या अर्थ होता है भाई, तो जो वस्तु का वेग है वो कैसा होता है स्थिर होता है, वस्तु का वेग स्थिर होगा तो त्वरण कैसा होगा शून्य होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। धनात्मक त्वरण का अर्थ रिक्त स्थान है, वस्तु का वेग कम होता है, स्थिर होता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है। तो धनात्मक कब होगा जब वस्तु का वेग बढ़ता है, तो त्वरण कैसा होगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट,
एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण रिक्त स्थान होगा। असमान, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य। तो समान वेग से वस्तु चल रही है तो त्वरण कैसा होगा उसका? शून्य होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। त्वरण की विमा रिक्त स्थान होती है। तो त्वरण की विमा क्या होगी भाई? त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और जिसका मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही होता है भाई। अब देखो, अब देखो इसकी जो विमा है वो कैसे बनाई जाती है। इसमें दिया गया है एक तो मीटर। तो मीटर क्या है? लेंथ का, लंबाई का। तो इसकी पावर क्या होगी? एक। किसमें होगी? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? L1। फिर आता है एम, जो किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान इसमें नहीं दिया गया, एम की पावर क्या हो जाएगी? शून्य। फिर है सेकंड, किसका है? समय का। तो समय देखो इसमें प्रति सेकंड बटा में आता है एम बटा सेकंड का स्क्वायर। ये ऊपर जाती है, पावर किसमें बदल जाती है? माइनस में। तो टी की पावर क्या हो जाएगी? -2। एल की पावर 1, एम की पावर 0, टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। वेग है, प्रारंभिक वेग कितना है भाई? u का मान है 0, क्योंकि स्थिर अवस्था में खड़ी है। तो प्रारंभिक वेग 0, और अंतिम वेग कितना है भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड। पूछा गया है हमें क्या? त्वरण, ए का मान, एक्सेलरेशन। तो अंतिम वेग कितना? 20 माइनस प्रारंभिक वेग 0, और समय कितना लग रहा है इसको? 10 सेकंड। तो 20 बटा 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या हो जाएगा भाई? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का अर्थ रिक्त स्थान त्वरण है। मंदता का अर्थ कौन सा होगा भाई? ऋणात्मक, धनात्मक, उपरोक्त सभी, या फिर शून्य। तो मंदता क्या होती है? जैसे मान लो कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, वो 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, और उसके जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, डाउन होती जाएगी। तो उसे क्या कहा जाता है? मंदता कहा जाता है। तो कौन सा त्वरण आएगा भाई जब वस्तु की जो गति है वो कम हो रही है, वेग कम हो रहा है? तो कौन सा त्वरण आएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का की रिक्त स्थान होगा। वस्तु का वेग है जो व्यतीत समय है उसके समानुपाती है, तो क्या होगा भाई? असमान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान चाल, या फिर असमान चाल। तो जो वेग है वो समय के समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण होगा। समय के समानुपाती कब होगा? जब एक समान त्वरण हो रहा हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बल बटा द्रव्यमान बराबर क्या होगा? बल बटा द्रव्यमान। ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई? एम ए। तो बल, एफ बराबर, एफ का तो क्या हो जाएगा? बल बराबर एम द्रव्यमान गुणा ए त्वरण। तो बल बटा द्रव्यमान पूछा है, इसको इधर लाएंगे, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। द्रव्यमान किसके बराबर रहेगा? ये त्वरण के। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो बल बटा द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा।
350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? F बराबर ma। बल कितना लगाया जा रहा है? 350 न्यूटन का। द्रव्यमान दिया गया है 500 केजी का और त्वरण पूछा गया है। तो देखो, 0 से 0 कट गई, 5 7 पे 35, 5 दाई का 50। तो त्वरण कितना आ गया? ए बराबर 7/10। 10 का भाग 7 में देंगे तो 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ए नहीं होगा, बी होगा। चलो नेक्स्ट। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा या फिर नियत रहेगा। तो त्वरण जो है वो ऋणात्मक हो रहा है, तो वस्तु का वेग में भी क्या फर्क पड़ेगा? वो भी क्या होगा? घटेगा। तभी जाके जो त्वरण है वो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? त्वरण कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वेग, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, या फिर कह दें कि प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण ज्ञात करो। समय कितना दिया गया है? 5 सेकंड। यू कितना है भाई? 18 किलोमीटर प्रति आवर। मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। 18 गुणा 5/18। 18 से 18 एक बार, 5 मीटर प्रति सेकंड। वी कितना हो जाएगा भाई अंतिम वेग? 72 किलोमीटर प्रति आवर। 72 गुणा 5/18। 18×4 = 72, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करना है त्वरण। ए बराबर बी कितना? 20 माइनस यू कितना? 5 समय दे रखा है वापस से 5, तो 15/5। 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो त्वरण कितना हो जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति। उदाहरण है किसका है? आयताकार गति, असमान गति, समान त्वरित गति या फिर वृत्तीय गति। तो देखो, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिर रही है, मतलब उसके ऊपर कोई भी बल लगाया नहीं जा रहा, तो गति कैसी होगी उसकी? समान होगी गति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरित गति। क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं गिर जाती तब तक उसमें त्वरण होता रहेगा, और गति कैसी रहेगी उसकी? समान रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा समान त्वरित गति। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो वापस से देखो, समय दे रखा है हमें कितना? 30 सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना? 0। अंतिम वेग कितना? 60 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। तो त्वरण की गणना करनी है एक्सेलरेशन की। तो अंतिम वेग 60 माइनस प्रारंभिक वेग 0 बटा समय कितना? 30। तो 60/30
30 करेंगे, 30 से एक बार, 60 दो बार, तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान रिक्त स्थान कहलाता है। दूरी, संवेग, त्वरण या फिर बल। तो जो वेग समय ग्राफ होता है, उस पे जो रेखा का जो ढलान कहलाता है वो क्या कहलाता है? ये त्वरण कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु रिक्त स्थान से चल रही है। मंदता, मंदता का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था कि उसकी जो गति है वो कैसी हो रही है, वो मंद हो रही है, यानी कम हो रही है। तो नियत चाल, घटती हुई चाल, बढ़ती हुई चाल या फिर एक समान चाल। तो मंदता का अर्थ क्या हो जाएगा? कोई भी वस्तु है वो घटती हुई चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।